पाठ का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। सबसे पहले वन्य समाज को जानते हैं। समाज लोगों का समूह होता है तथा कुछ लोग किसी न किसी प्रकार से जंगलों से जुड़े रहते हैं, चाहे वे वहां रहते हों जैसे कि आदिवासी, या चाहे जंगल के पास रहते हों और अपनी जरूरत की वस्तुएं जैसे लकड़ी, फल, फूल आदि जंगल से प्राप्त करते हों। इन सभी लोगों को ही वन्य समाज कहा जाता है। अब समझते हैं उपनिवेशवाद। जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है तथा कमजोर देश के आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि मामलों को नियंत्रित करने लगता है, तब वह कमजोर देश ताकतवर देश का उपनिवेश बन जाता है। उदाहरणतः ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर लिया था, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश कहलाता था। ब्रिटेन की सरकार औपनिवेशिक सरकार कहलाई जाती थी, जो निर्णय लेती थी। इस पाठ में इनका संबंध बताया गया है कि जब अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उनके क्षेत्र में शहर, गांव, जंगल, खेत भी आए। पहले की कक्षाओं में हमने यह जाना कि गांव, खेत इत्यादि पर इन्होंने किस प्रकार कर लगाए। अब हम जंगलों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार कौन से नियम बनाए गए एवं उनका क्या प्रभाव पड़ा। पाठ 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन विनाश को हम प्रायः वनों का लुप्त होने के रूप में जानते हैं। औपनिवेशिक काल में यह प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप से चलाई गई। वन विनाश के अनेक कारण हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, जमीन की बेहतरी। जो जो इन सदियों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि होती गई, त्यों त्यों खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगी। किसानों ने जंगलों को साफ करके कृषि की सीमाओं में विकास कर लिया। यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्नों और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता के कारण अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, गेहूं, कपास, पटसन के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। लिहाजा इन फसलों की मांग में वृद्धि हुई। 19वीं सदी के आरंभ में जंगलों को औपनिवेशिक सरकार ने अनुत्पादक समझा। उनके विचार से इन जंगलों को साफ करके खेती करके अधिक राजस्व तथा कृषि उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता था। इससे कंपनी की आय में वृद्धि की जा सकती थी। खेती के विस्तार को विकास का सूचक माना जाता है। इंग्लैंड में ओक, जिसे हम बलूत भी कहते हैं, के जंगल 19वीं सदी के आरंभ में लकड़ी की आपूर्ति होना मुश्किल हो गई, जिससे जहाज बनाने में कठिनाइयां आने लगी। शाही सेना के लिए जहाज बनाने के लिए हिंदुस्तान की वन संपदा के पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। दूसरा, पटरी पर स्लीपर। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार में दो चीजों की आवश्यकता होती थी। पहला, रेल लाइनें बिछाने के लिए जमीन की सफाई, और दूसरा, इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी आवश्यकता थी। तीसरा, बागान। यूरोप में कॉफी, रबर तथा चाय की मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के लिए बागान लगाए गए। विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय, कॉफी की खेती की जाने लगी। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है और स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों के इस्तेमाल से जंगल बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने डायट्रिच ब्रैडस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर सलाह के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1864 में ब्रैडस ने भारतीय वन सेना की स्थापना की। उसने भारतीय वन विभाग को 1865 में सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर काटा गया व इनके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ पंक्ति में लगा दिए गए। इसे बागान का नाम दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र हर साल काटा जाएगा तथा कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाते थे।
ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। वन अधिनियम के अनुसार जंगलों को आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। आरक्षित वन, गांव वाले इन जंगलों से अपने लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। दूसरा, सुरक्षित एवं ग्रामीण वन, घर बनाने या ईंधन के लिए केवल इन जंगलों से ही लकड़ी ले सकते थे। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? पहला, वनों के नियमन व खेती। यूरोपीय उपनिवेशवाद का झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर बहुत गहरा असर पड़ा। दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बहुत से भागों में यह कृषि का एक परंपरागत तरीका था। यह तरीका यूरोपीय वन रक्षकों की निगाह में जंगलों के लिए नुकसानदायक था। उन्होंने यह महसूस किया कि जिन वनों में कई वर्षों से इस तरह की कृषि की जा रही है, वहां रेलवे और इमारती वाले वृक्ष नहीं लगाए जा सकते। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को भी फैलती लपेटों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल हो गया था। वनों के लोगों और आसपास के ग्रामीणों के जीवन जंगलों पर निर्भर थे। इनकी विभिन्न जरूरतें जैसे ईंधन, चारे और भोजन की जरूरत भी जंगलों पर निर्भर थी। इन लोगों को जंगलों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी, जिससे इनका जीवन बहुत कठिन हो गया था। दूसरा, शिकार व वन नियमन। नए कानूनों ने वनवासियों को छोटे मोटे शिकार की परंपराएं गैर कानूनी हो गई थी। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंड दिया जाने लगा। अब बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। वहां वन कानूनों ने लोगों का शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज की ही तरह बड़े जानवर बर्बर जंगली थे तथा ये उनका कर्तव्य था कि इन जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएं। तीसरा, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ मिला। वहीं कुछ लोगों को कई तरह की हानियां भी हुई। कई समुदायों ने परंपरागत पेशों को छोड़ दिया। अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गया। विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार का एकाधिकार ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय कंपनियों को दे दिया। इसी कारण अनेक घुमंतू समुदायों और चरवाहों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा। काम के नए मौके का आशय हमेशा यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में सदैव ही सुधार हुआ हो। वन विद्रोह। विश्व भर और हिंदुस्तान के वन्य समुदायों ने अपने ऊपर जबरदस्ती लादे गए परिवर्तनों का विरोध किया। बस्तर ऐसी एक विद्रोह का समूह था। बस्तर के लोग। बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ है। बस्तर के लोगों का मानना है कि प्रत्येक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे हर खेतीहार त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। उनका सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। कांगड़े वनों में रहने वाले इस मुहिम में सबसे आगे थे। यहाँ आरक्षण सबसे पहले हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव गुंडाधूर को इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण शख्सियत मानते थे। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए यहाँ सैनिक भेजे। उन्हें निमंत्रण पाने में 3 महीने यानी फरवरी से मई तक लग गए। यह विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इस क्षेत्र के आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था तथा आरक्षण लगभग आधा कर दिया गया था। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। आजकल इंडोनेशिया के जावा द्वीप को चावल उत्पादन के रूप में जाना जाता है। किसी जमाने में यह क्षेत्र अधिकतर वनों से ढका हुआ था। इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश था। जावा के लकड़हारे। जावा के कलांग के लोग घुमंतू किसान और कुशल लकड़हारे थे। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने भी प्रयास किया कि कलांग उनके लिए काम करे। सन 1770 में कलांगों ने इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। डच वैज्ञानिकी वानिकी। जावा में वन कानून लागू कर दिया गया था और ग्रामीणों की जंगल तक पहुंचने पर पाबंदियां लगा दी गई थी। यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण के चलते वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा हो गई थी। पहले तो डचों ने जंगलों और श्वेतों की भूमि पर लगान लगा दिया।
बाद में कुछ गांव को इस शर्त पर लगान से मुक्त कर दिया कि वे उनके लिए सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेन डॉग डाइंस्टन के नाम से जाना गया। सामिन की चुनौती। सागौन के जंगलों में स्थित शंदुबलातुंग गांव के निवासी सुरंतिको सामिन ने 1890 के आसपास जंगलों पर राजकीय मालिकाने का प्रश्न खड़ा करना आरंभ कर दिया। वह कहता था, क्योंकि पानी, जमीन, हवा और लकड़ी राज्य की बनाई हुई है, इसीलिए इन पर सरकार का अधिकार नहीं हो सकता। शीघ्र एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेकार करने से मना कर दिया। युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। वन विभागों ने अंग्रेजों की जंगी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जापानियों के जावा पर कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत आरा मशीनों और सागौन के बड़े बड़े लट्ठों के ढेर जला दिए गए ताकि वे जापानियों के हाथ न लग पाएं। इसके पश्चात जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए मजबूर करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। वानिकी में नए बदलाव। वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त करने की बजाय अब जंगलों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसीलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने इन्हें पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी अपने आप करते थे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता था। इस पाठ के कुछ अतिरिक्त बिंदु हैं। पहला, बेगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। दूसरा, बस्तर में हलवा, भतरा, धुरवा, मुरिया, गौड़ और मारिया आदि बहुत से आदिवासी समुदाय रहते हैं। धन्यवाद।